नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सामान्य हिंदी के जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में जिन जिन चैप्टर से पूछे जाते हैं उनका निचोड़ लेकर आए हैं। यानी कि 15 MCQ क्वेश्चन करेंगे और उन्हें समझेंगे कि कैसे, किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन किस प्रकार से होगा। सब कुछ समझेंगे, क्यों, कैसे, कहाँ, सब कुछ समझेंगे हम इस वीडियो में। तो प्रैक्टिस सेट 2 है, तो इसे रटना नहीं है, समझना है केवल। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को इसलिए दबाइएगा क्योंकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, यानी कि हमारा 16वां प्रश्न है। पहले के सेट में हमने 15 प्रश्न कर लिए हैं। तो पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि 16वां प्रश्न, आप कौन सा सर्वनाम है? आप मतलब आप खुद कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पर कौन सा सर्वनाम का आप वो देख रहे होंगे? आप का मतलब निज नहीं होगा। यहाँ पर कई बच्चे निज यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर निज इसलिए नहीं होगा, अगर स्वयं कहा होता तब निज कर सकते थे। यहाँ पर आप कहा है, आप पर निज नहीं कहेंगे। आप पर हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक, यानी कि निश्चित किसी व्यक्ति को दर्शा रहा है आप, तो हमारा यहाँ पर निश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चयवाचक इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति को निश्चित रूप से दर्शा रहा कि आप। और निजवाचक तो हमने बता दिया है क्यों नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं का कोई मतलब ही नहीं है। 17वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प जो है वो कौन सा शब्द है? तो आप जानते हैं कि पुष्प देशज भी नहीं हो सकता, विदेशज भी नहीं हो सकता। अगर पुष्प का प्रयोग संस्कृत में होता है तो पुष्प तत्सम होगा, अगर नहीं होता है तो तद्भव होगा। तो पुष्प का प्रयोग हम जानते हैं संस्कृत में होता है, इसलिए वह तत्सम होगा, न कि तद्भव होगा। तद्भव भी नहीं होगा, तो तत्सम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ख्याल जो है वो कौन सा शब्द है? ख्याल तो देशज है, विदेशज है, तद्भव है, या इनमें से कोई नहीं है? ख्याल तो ख्याल हमारा होता है विदेशज शब्द। इसलिए विदेशज शब्द होगा हमारा ख्याल, क्योंकि यह अरबी भाषा का शब्द है। ख्याल, ख्याली पुलाव, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं, तो हमारा विदेशज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुआ कौन सा शब्द है? तेंदुआ जो है वो कौन सा शब्द है? तेंदुआ देशज है या विदेशज है या तत्सम है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो तेंदुआ से आप क्या समझते हैं? तेंदुआ एक प्रकार का जानवर होता है। तेंदुआ एक प्रकार का जानवर होता है जिसका कहीं कहीं दूसरा नाम होता है, किसी किसी क्षेत्र में दूसरा नाम होता है और किसी किसी क्षेत्र में दूसरा नाम होता है। तो तेंदुआ देशज इसलिए हो जाएगा, तेंदुआ हमारा देशज शब्द इसलिए हो जाएगा क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका नाम होता है। यानी कि देशकटवा जिसे कहते हैं देहाती भाषा में, वह उसी का नाम है तेंदुआ। तो तेंदुआ हमारा देशज शब्द हो जाएगा क्योंकि देसी भाषा से उत्पन्न हुआ शब्द है। इसका कोई संस्कृत में प्रयोग नहीं है। तेंदुए का संस्कृत आप बना ही नहीं सकते। तेंदुए का कटबैठी हिसाब होगा संस्कृत में, यानी कि तेंदुआ न हमारा तत्सम होगा और न विदेशज तो है नहीं, और तेंदुआ हमारा इसलिए देशज शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि गोल का विशेषण है। गोल विशेषण है किस प्रकार का? सार्वनामिक विशेषण है क्या परिणामवाचक विशेषण है, क्या गुणवाचक विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं? तो गोल कौन सा विशेषण है? तो आप जानते हैं गोल जो होता है, जैसे हम एक कोई गोलाकार आकृति खींच दिए तो यह गोल क्या है, किस प्रकार की विशेषता बता रहे हैं? हिंदी में अगर देखा जाए तो यह
एक वृत्त है, और वृत्त जो गोल है तो ये गोलाकार आकृति की विशेषता बता रही है, यानी कि यह इसका गुण है, गोल होना इसका गुण है, तो यह गुणवाचक विशेषण होगा, यह गुणवाचक विशेषण होगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां प्रश्न है, कोई जो है वो कौन सा विशेषण है? कोई है वो कौन सा विशेषण है? क्या परिमाणवाचक विशेषण है, क्या सार्वनामिक विशेषण है, क्या गुणवाचक विशेषण है, क्या इनमें से कोई नहीं है? तो कोई जो होता है वो कौन सा विशेषण होता है? तो कोई जैसे आप मान लीजिए कि आप कल्पना कर रहे हैं, कोई का आप कल्पना कर सकते हैं, और कोई आएगा हमारा सार्वनामिक विशेषण में, सार्वनामिक विशेषण में हमारा कोई आएगा, क्योंकि यह कोई परिमाण का बोध नहीं करा रहा है जो परिमाणवाचक विशेषण होगा। यह कोई गुण नहीं है, वो किसी व्यक्ति को सोचकर कह रहा है कि कोई किया होगा, यह कार्य कोई किया होगा, तो कोई का मतलब सर्वनामिक विशेषण। और गुण तो इसमें है ही नहीं, कोई में क्या गुण है? वो है गोल, लंबा, काला, पीला, इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये हमारा सर्वनामिक विशेषण ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? काल कह रहा है कि क्या वर्तमान काल है, क्या भूतकाल है, या भविष्यत काल है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि 3 ही काल होते हैं, एक वर्तमान, एक भूत, एक भविष्य। तो 3 काल होते हैं, और तुम जा रहे हो, जरा 1 मिनट सोचिए अपने आप खुद, तुम जा रहे हो यानी कि इस समय ही वह जा रहा है, तभी तो कह जा रहा है कि तुम जा रहे हो। तो हमारा तुम जा रहे हो जो हो जाएगा वो वर्तमान काल में हो जाएगा, यानी कि तुम जा चुके हो अगर होता तो तब यह भूतकाल में आता, और तुम जा सकते हो में ये भविष्य काल में आता, यानी कि ये हमारा वर्तमान काल में ही आएगा, तुम जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नाक पूछा है, नाक कौन सा लिंग है? क्या यह पुल्लिंग है, क्या स्त्रीलिंग है, क्या ए और बी दोनों है, क्या इनमें से कोई नहीं है? तो हम जानते हैं कि ए और बी इसमें से दोनों नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं हो सकता। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बचा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बचा। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में क्या होगा? तो आप एक वाक्य लीजिए और नाक का उसमें प्रयोग कीजिए, जैसे शूर्पणखा जो कि रावण की बहन थी, उनकी नाक कटकर गिर गई। तो नाक गिर गई आ रहा है, तो वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। आप खुद वाक्य लेकर देखिए, नाक गिर गई, नाक कटकर गिर गई, नाक कटकर गिर गया नहीं होगा, नाक कटकर गिर गई। इसलिए गिर गई मतलब यह स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, इसलिए हमारा स्त्रीलिंग होगा, न कि पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा समास कितने प्रकार के होते हैं? तो आप पढ़े होंगे कक्षा 5वीं, 6ठी और 7वीं, 8वीं में समास को जब भी, तो आप जानते होंगे समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के समास होते हैं, जैसे द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ऐसे 6 प्रकार के समास होते हैं। यानी कि एक होता है द्विगु समास, ये सभी 6 प्रकार के समास होते हैं। तो हमारा 6 प्रकार के समास हो गया। अगला है नवयुवक, कौन सा समास है? नवयुवक कह रहा है कि कौन सा समास है? तो क्या यह कर्मधारय समास होगा, क्या बहुब्रीहि समास होगा, क्या द्वंद्व समास होगा, क्या द्विगु समास होगा? तो संख्यावाची का बोध नहीं करा रहा है, इसलिए यह द्विगु समास नहीं होगा, और इसमें कोई परस्पर द्वंद्व का भी संबंध नहीं है, इसलिए यह द्वंद्व समास भी नहीं होगा। और बहुब्रीहि समास इसलिए नहीं होगा क्योंकि बहुब्रीहि समास किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करता है, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी। गंगाधर, गंगा है जिसके, गंगा धारण की है जिसने, अर्थात शिव जी। यानी कि तीसरे
व्यक्ति की तरफ इशारा करता है तो बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पर बहुब्रीहि समास भी नहीं होगा, यहाँ पर केवल होगा हमारा कर्मधारय समास, यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। प्रतिदिन जो है वो कौन सा समास है, क्या बहुब्रीहि है, क्या द्वंद्व है, क्या अव्ययी भाव है, क्या द्विगु है। तो हम जानते हैं बहुब्रीहि होता है जो वो किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करता है तो बहुब्रीहि नहीं होगा। द्वंद्व में दोनों वाक्यों में आपस में विलोमानुपाती संबंध होता है तो ये भी नहीं होगा। अव्ययी भाव ये हमारा होगा। द्विगु ये संख्यावाची भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। अव्ययी भाव इसलिए होगा क्योंकि जिन शब्दों के पहले प्रति, आ इत्यादि शब्द आते हैं, जैसे आजन्म हुआ, ये भी द्वंद्व अव्ययी भाव हो जाएगा। प्रतिदिन, प्रतिकार, प्रतिमान, ये सभी अव्ययी भाव के अंतर्गत आएंगे। यानी कि अव्यय किसी में मतलब किसी शब्दों के अंत में उपसर्ग अगर जुड़ा हो तो वह हमेशा अव्ययी भाव समास में आता है, याद रखिएगा। उम्मीद है आपके डाउट क्लियर होते जा रहे होंगे, आपको हिंदी में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला है देशभक्ति, कौन सा समास है। देशभक्ति का मतलब होता है देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो क्या यह द्विगु समास होगा। द्विगु समास तो संख्यावाची होता है, यह नहीं होगा। द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास तो आपस में विरोधात्मक संबंध होता है, ये भी नहीं होगा। तत्पुरुष समास होगा। हाँ, यह तत्पुरुष समास होगा। देश के लिए भक्ति, तो के लिए आया है, के लिए कारक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो कारक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो कारक शब्द का प्रयोग तत्पुरुष समास में ही होता है, तो तत्पुरुष समास हमारा हो जाएगा। कर्मधारय समास इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नीलकंठ में कौन सा समास है। क्या कर्मधारय समास है, क्या बहुब्रीहि समास है, क्या अव्ययी भाव समास है, क्या तत्पुरुष समास है। तो नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीला कंठ किसका है, भगवान शंकर यानी कि शिव जी का नीला कंठ है। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास में तीसरे पद की तरफ इशारा किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। क्या द्विगु समास है, क्या अव्ययी भाव समास है, क्या द्वंद्व समास है, क्या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं द्विगु समास संख्यावाची होता है, तो यहाँ पर संख्यावाची का कोई बोध नहीं है, तो संख्यावाची नहीं होगा। अव्ययी समास इनमें आ हुआ और उसके बाद प्रति हुआ, ये सभी उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो उपसर्गों का प्रयोग इसमें नहीं होता। हाँ, इसमें द्वंद्वात्मक संबंध है और विलोमानुपाती संबंध है। पाप का पुण्य विलोमानुपाती होता है और बीच में यह निशान है, तो यह हमारा द्वंद्व हो जाएगा। द्वंद्व हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इस वीडियो के बाद अगर आपको समझ में आया हो 1% तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं दोपहर में कौन सा समास है। क्या तत्पुरुष समास है, क्या कर्मधारय समास है, क्या बहुब्रीहि समास है, क्या द्विगु समास है। तो आप जानते हैं कि इसमें कहा है दोपहर। दोपहर में दो का प्रयोग हुआ है, एक बार देख लीजिए। दोपहरों का समूह दोपहर कहलाता है, दोपहरों का समूह दोपहर कहलाता है। और द्विगु समास में ही संख्यावाची होता है। द्विगु समास जो होता है वही संख्यावाची होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर चला जाएगा द्विगु समास के साथ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर तनिक भी आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।